बात सीधी थी पर चैप्टर नंबर 3 आपका लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में इसके प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपके जो पिछले चैप्टर्स थे स्टार्टिंग से हमने काव्यखंड के वो कंप्लीट करा दिए हैं और आगे का ये चैप्टर है आपका, इसे पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा और जो आपके अगले चैप्टर हैं वो सभी कंप्लीट कराए जाने हैं। कुंवर नारायण द्वारा रचित है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। तो यहाँ पे सब घर एक कर देने का जो अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार जब बच्चे खेलते समय, यानी बच्चे तो किसी भी समय, यानी बच्चे कुछ भी कर रहे हों, साथ हों, तो धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते हैं। उसी प्रकार सब घर एक कर देने की बात यहाँ पे कही गई है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि बच्चे जिस प्रकार भेदभाव नहीं रखते हैं, छोटे बड़े का, जाति संप्रदाय का, धर्म का, अमीर गरीब का, तो उसी प्रकार कविता को भी किसी एक या बाद सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है, कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। तो ये यहाँ पे बात कही गई है, तो आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध है। तो देख सकते हैं इसका आंसर नीचे दिया गया है। कवि ने बताया है कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, तो सबको पता है, ये कवि ने भी ये बात बताई है। इसी प्रकार कविता भी हर जगह पहुंचती है, उसमें कल्पना की उड़ान होती है। कवि फूल खिलने की बात करता है। दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वह लोगों को अपनी रचनाओं से मुग्ध करती है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो कविता और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। जो बच्चों का और कविता का स्थान व्यापक होता है ना। इसको समझते हैं आगे। बच्चे खेलते कूदते समय काल, जाति, धर्म आदि, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। वो भेदभाव नहीं रखते हैं किसी चीज़ में। बच्चे जो होते हैं वो खेलते समय या किसी भी समय बच्चों में ये भावना नहीं होती कि वो अन्य धर्म का है, अन्य संप्रदाय का है, जाति अलग है या फिर रंग अलग है, अमीर गरीब में ये बच्चे इसका ध्यान नहीं रखते। वे हर जगह, हर समय व हर तरीके से खेल सकते हैं, उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं। इसमें निस्वार्थता होती है। बच्चों के सपने असीम होते हैं, इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं है ना। तो कविता जो है उसमें भी इसी प्रकार से कई शब्द होते हैं। जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं। कविता भी शब्दों का खेल है, इसमें बताया गया है। इसमें निस्वार्थता होती है। इसी प्रकार बच्चों में भी निस्वार्थता होती है। वो खेलते कूदते समय जाति, धर्म, संप्रदाय का ध्यान नहीं रखते। इसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। इसमें कोई स्वार्थता नहीं होती है। इसमें निस्वार्थता होती है। किसमें? कविता में और बच्चों में। तो यहाँ पे ये समानांतर रखने की बात कविता में कही जा रही है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो कवि कहता है कि फूल एक निश्चित समय पर खिलते हैं, उनका जीवन भी निश्चित होता है, परंतु कविता के खिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। उसकी जीवन अवधि असीमित है, वे कभी नहीं मुरझाती। उनकी कविताओं की महक सदैव फैलती रहती है। बिना मुरझाए महकने से के माने क्या होते हैं, के मायने क्या होते हैं ना। समझ सकते हैं कि उनका जीवन जो होता है, कविताओं का जो जीवन होता है, खिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है कविता का, उसकी जीवन अवधि असीमित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। इसका अर्थ है कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण, भारी भरकम, समझ में ना आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। भाषा को सहूलियत यानी भाषा को बड़ा ही सरल करना चाहिए, सहज करना चाहिए, जिससे समझ आए सबको, है ना। तो कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारी भरकम का यहाँ पे अर्थ है कठिन, है ना। तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात को सहज व व्यावहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कवि की भावनाओं को समझ सकें। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? तो बात का अर्थ है भाव, है ना। तो बात में भाव होना चाहिए। भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। तो बात जो होती है, बात में हम अपने भाव कहते हैं, और भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है, उसे दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। भाषा, लैंग्वेज के द्वारा हम दूसरे तक कहते हैं अपने भाव, तो वो एक बात कहते हैं जैसे भाव, है ना। तो
तो माध्यम में दोनों का चोली दामन का साथ है। जैसे चोली दामन का साथ होता है ना, उसी प्रकार भाषा और बात का साथ है ना। भाव और भाषा एक साथ चोली दामन की तरह हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण है कि मनुष्य शब्दों के चमत्कार में उलझ जाता है, वह से गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि कठिन तथा नए शब्दों का प्रयोग से वह अधिक अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकता है। भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। यदि हम भाषा के माध्यम से मतलब पूरे भाषा में बोलें तो अपने भाव उस तरह से प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपने अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकते हैं, नए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कई बार इसमें गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि भाव और भाषा को एक प्रकार से जोड़ा तो गया है, लेकिन कई बार इसमें गलतफहमी हो जाती है और चमत्कार में उलझ जाते हैं मनुष्य। क्योंकि क्या होता है ना कि भाषा एक प्रकार से, भाषा को पकड़ कर रखेंगे भाषा को, तो हम अपने भाव को व्यवहारिक रूप से प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी भाषा यहाँ पर क्या कहे, कभी कभी सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, तो वो इसी प्रकार हो जाती है क्योंकि हम उसे व्यवहारिक रूप से भाषा के माध्यम से नहीं कह पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए तो लास्ट में लिखा गया है कि भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे अगला है आपका, इसमें आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इनको सही जोड़ियाँ आपकी मिली हुई हैं, बिल्कुल सही सही आंसर सामने इनकी मिले हुए हैं, एरो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे देखते हैं, बात से जुड़े हुए कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बातें बनाना, बात से जुड़े हुए मुहावरे, तो यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, और भी आप देख सकते हैं अन्य जो आपको अच्छे आसानी से याद हो जाएं उन्हें भी आप देख सकते हैं। बातें बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, बात का धनी होना, बात रखना, बात बढ़ाना, है ना। बात ही बात में, ये भी आप एक लिख सकते हैं, बात ही बात में, है ना। कई सारे होते हैं ऐसे, इनका अर्थ भी सामने दिया गया है। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, बात का बतंगड़ बनाना, कालू यादव का काम बात का बतंगड़ बनाना है। तो इस प्रकार यहाँ तक आपका इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि हम पिछले चैप्टर के भी आपके कंप्लीट करा चुके हैं और इस चैप्टर के भी कंप्लीट करा चुके हैं। हम एक से काव्यखंड आपका स्टार्ट कर चुके हैं और पूरा काव्यखंड कंप्लीट होने के बाद आपका गद्यखंड स्टार्ट किया जाएगा। तो आपको चैनल से जुड़ जाना है और इसका PDF चाहिए और पिछले PDF चाहिए, परचेस करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जा कर के चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।